इस भाग में हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांशों के बारे में। गद्यांश जो कि परीक्षाओं में आपसे हिंदी विषय से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उसमें जरूर पूछे जाते हैं। और गद्यांशों के सही उत्तर देने का तरीका यही है कि आप जल्दी से जल्दी समय के अनुसार अपने गद्यांश को पहले तो चुने कि आपको कौन सा गद्यांश करना है, उसके बाद उस गद्यांश को अच्छे से पढ़कर उसको समझें और समझने में ज़्यादा समय दें, क्योंकि समझ लेने के बाद आप जो प्रश्न दिए जाएंगे वो आसानी से कर पाएंगे, उसमें समय नहीं लगेगा। तो मुख्य बिंदु जो है वो यही है कि आपको गद्यांश को बेहतरीन तरीके से समझना है। अब प्रश्न पत्रों से ही कुछ गद्यांशों को लेकर आपके सामने हम पेश हुए हैं, उन्हीं गद्यांशों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उनको उनके प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ गद्यांश को सही तरीके से करके परीक्षाओं में अच्छे अंक लिए जा सके उसकी एक प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर हम गद्यांश को पढ़ने और समझने की एक शुरुआत करते हैं। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। यानी कि हरित क्रांति जो है वो इसी के लिए शुरू हुई क्योंकि हम अपने देश को खाद्यान्न यानी अनाज के मामले में जो है आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, जिससे कि हमें और जगहों से उस पर निर्भर ना होना पड़े और हमारा देश जो है खुद के लिए भी जो है इतना खाद्यान्न उपलब्ध करा सके कि देश जो है आसानी से चल सके। लेकिन इस बात की आशंका किसी को नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में बल्कि खेतों से बाहर मंडियों तक में होने लगेगा। लेकिन जब हरित क्रांति की शुरुआत की गई तो उससे संबंधित कुछ बातों को ध्यान में रखा गया और उससे संबंधित बहुत सारी तैयारियां की गई, जिसमें उर्वरक, रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल वाले जो आप कह सकते हैं खाद्य थे और कीटनाशक थे यानी जो पेड़ पौधों में कीड़े लग जाते थे उनसे बचाव के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए वो तैयार किए गए थे। लेकिन इसका अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हो गया, जिसकी वजह से और ये इस्तेमाल अंधाधुंध होने के साथ साथ खेतों से बाहर मंडियों तक में होने लगा और इसके नुकसान हमें सहने पड़े। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए सही नहीं है। यानी कि इन कीटनाशकों और उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग करना जो है वो ये जो हमारी फसलें हैं उनके लिए वो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है और इसका इस्तेमाल अंधाधुंध होने की वजह से हरित क्रांति पर इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है उसके मद्देनजर फसलों की अधिक पैदावार भी बहुत जरूरी थी। समस्या सिर्फ रासायनिक खाद्यों के प्रयोग की ही नहीं है। देश के ज्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं। 2 दशक पहले तक तो हर किसान के यहाँ गाय, बैल और भैंस खूंटों से बंधे मिलते थे। अब इन मवेशियों की जगह ट्रैक्टर ट्रॉली ने ले ली है। यानी कि पारंपरिक तरीके क्या थे, जहाँ पे बैलों के माध्यम से जो है खेतों की जुताई हुआ करती थी और वहाँ पर बुआई हुआ करती थी, फसलें जो है ऑर्गेनिक हुआ करती थी, यानी प्राकृतिक रूप से वो फलती फूलती थी। लेकिन आज जो है एक तो जनसंख्या इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए देश को खाद्यान्न जो है उपलब्ध तो कराना ही है और पारंपरिक तरीकों से पीछे छूटते जा रहे हैं क्योंकि उससे उतना खाद्यान्न जो है हासिल नहीं हो पाता और मेहनत भी बहुत लगती है। तो यही बताया जा रहा है कि आज के किसान जो है गाय, बैल और भैंस के खूंटों से बंधे जो मिलते थे उनसे बहुत दूर निकल चुके हैं। ये मवेशियां जो है इनकी जगह अब ट्रैक्टर ट्रॉली ने ले ली है। परिणाम स्वरूप गोबर और घूरे की राख से बनी कंपोस्ट खाद खेतों में गिरनी बंद हो गई। पहले चैत बैसाख में गेहूं की फसल कटने के बाद किसान अपने खेतों में गोबर, राख और पत्तों से बनी जैविक खाद डालते थे। इससे न सिर्फ खेतों की उर्वरा शक्ति यानी पैदा करने की जो क्षमता है खेतों की वो बरकरार रहती थी, बल्कि इससे किसानों को आर्थिक लाभ के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली फसलें भी मिलती थी। तो ये था हमारा यहाँ पर गद्यांश। अब इस गद्यांश को हमने अच्छे से पढ़ा और समझा, जिससे हमें ये पता लगा कि जनसंख्या के अनुसार जो है देश को खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फसलों से ज़्यादा मात्रा में अनाज जो है हमें मिल सके, इसके लिए कीटनाशक और जो ये रासायनिक उर्वरक है उनका प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन इनका अंधाधुंध यानी कि जितना इस्तेमाल करना चाहिए उससे बढ़ चढ़कर लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करने लगे, जिससे इसके नुकसान हमें मिलने लगे। और दूसरा इसका एक कारण ये भी है इस तरफ बढ़ने का कि जो किसान है वो खुद भी जो है पारंपरिक तरीके की जो खेती थी वो उससे दूर होते जा रहे थे और उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली ने जगह ले ली है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने हरित क्रांति पर अपना असर डाला। अब हमें इससे संबंधित प्रश्न मिल रहे हैं, अब प्रश्नों को हमें करना है। यहाँ पर
प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर करेंगे। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति अपने साथ क्या नहीं लाई? यानी हरित क्रांति जिससे हमने उम्मीद लगा रखी थी कि बहुत सारा अनाज होगा, तो हाँ अब वो उम्मीद खरी नहीं उतरी, तो क्या नहीं किया उसने? हरित क्रांति अपने साथ क्या नहीं लाई? खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भरता, ऐसा तो हमने चाहा था पर हुआ नहीं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, हरित क्रांति रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक नहीं ला सकती, वो तो कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक से हरित क्रांति लाने की कोशिश की जा रही थी। परंपरागत खेती से किसानों की दूरी, तो ये तो लाई ही है, ये बात तो पक्की ही है, क्योंकि हरित क्रांति के ये दुष्प्रभाव हुए थे कि देखा जा रहा था कि, और हरित क्रांति लाने के चक्कर में जब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा तो ये देखा गया कि जो किसान है वो परंपरागत खेती से दूर होते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आता है बेहतर गुणवत्ता वाली फसल। इस चीज की हमने उम्मीद लगाकर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया था, जिससे कि हरित क्रांति जो है बहुत सारा खाद्यान्न लेकर आए और हरित क्रांति के हमें परिणाम देखने को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हरित क्रांति अपने साथ क्या नहीं लाई? बेहतर गुणवत्ता वाली फसल। प्रश्न को समझना है, सरल है, थोड़ा घुमा रहा है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब ये 4 ऑप्शन में से सबसे सही उत्तर है इसका फोर्थ ऑप्शन, कि हरित क्रांति जो है अपने साथ बेहतर गुणवत्ता वाली फसल नहीं लेकर आ पाई। तो का जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोबर खाद की विशेषता है जैविक है और उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। अब ये जो खाद है जो कि पारंपरिक तरीके की खेती में प्रयोग किए जाते थे, जो जानवर हुआ करते थे उनसे मिलने वाला जो गोबर था उसका खाद बनाया जाता था, और ये ऑर्गेनिक हुआ करता था, प्राकृतिक रूप से एकदम नेचुरल चीज़ थी, और ये खेतों में जब पड़ती थी तो हमें इससे बहुत ही उम्दा किस्म के फसल और फिर उसके बाद उनसे अनाज मिला करता था। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि गोबर खाद की विशेषता है, यानी अब इसी प्रश्न को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि गोबर खाद क्या है, या फिर गोबर खाद की विशेषता क्या है, या गोबर खाद से मिलने वाले फायदे। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास, जैविक है और उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। जैविक है, उर्वरा यानी पैदा करने की जो क्षमता है खेतों की उसको बनाए रखती है, गांव में गोबर आसानी से मिलता है, मंडी तक ले जाई जा सकती है, किसान की सर्वाधिक पसंद है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है। तो गोबर खाद की क्या विशेषता है कि ये किसान की सर्वाधिक पसंद है, या जैविक और उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। आप देखेंगे तो हमने जितना अभी तक ये जो गद्यांश पढ़ा है उसके अनुसार यही पता चलता है कि जो गोबर खाद है वो जैविक है और उर्वरा शक्ति को बनाए रखती थी, लेकिन लोगों ने पारंपरिक खेती को छोड़ दिया, उसकी जगह पर कीटनाशक और रासायनिक जो खाद है उसका प्रयोग करने लगे हैं। तो गोबर खाद की क्या विशेषता है? वो जैविक है और उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। तो प्रश्न नंबर खा का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रासायनिक खाद की क्या विशेषता है? अभी तक गोबर खाद की पूछी जा रही थी क्या विशेषता है, अब ये प्रश्न पूछ रहा है रासायनिक खाद की क्या विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर रासायनिक खाद की एक विशेषता है जो नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि उसकी उसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन पैदावार को बढ़ाना, दूसरा खाद्यान्न की गुणवत्ता को बढ़ाना, तीसरा सस्ता होना, चौथा सहज उपलब्ध होना। तो प्रश्न नंबर गा का सही ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि रासायनिक खाद की जो विशेषता है वो नहीं है सस्ता होना, यानी ये सस्ते नहीं होते हैं। और विशेषता क्या है? पैदावार को तो बढ़ाता ही है, खाद्यान्न की गुणवत्ता भी बढ़ाता है और सहज उपलब्ध भी हो जाता है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। तो ये रासायनिक खाद की विशेषता नहीं है। तो प्रश्न नंबर गा का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर घा, रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख है? रासायनिक खाद के अलावा कौन सी समस्याएं हैं जो खेती से संबंधित चल रही हैं या हमें इस गद्यांश में बताई गई वो बताए। तो 4 ऑप्शन है, किसानों का परंपरागत कृषि से दूर होना, या फसल बिक्री के लिए मंडी उपलब्ध न होना, ट्रैक्टर का बढ़ता उपयोग, या खेतों की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। तो प्रश्न नंबर घा का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, जो दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पे बताई गई है कि किसानों का परंपरागत कृषि से दूर हो जाना जो है सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। अब गद्यांश को हमने पढ़ा है, किसान के बारे में बताया, पारंपरिक खेती के बारे में बताया, रासायनिक उर्वरा शक्ति, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है, गोबर खाद के बारे में बताया, और इसके जो अच्छे परिणाम है वो बताया है, गलत परिणाम है वो भी बताया है। तो
उन सबको पढ़कर मद्देनजर हम इसका एक उचित शीर्षक क्या दे सकते हैं? पहला जहरीले कीटनाशक, दूसरा हरित क्रांति, तीसरा गुणकारी फसल, तीसरा चौथा जो है परंपरागत कृषि। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा पहला ऑप्शन जहरीले कीटनाशक। ये इसका उपयुक्त उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसी के अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं और बुरे परिणाम मिल रहे हैं, और इसी के इफेक्ट हमें चारों तरफ या पूरे गद्यांश में दिख रहे हैं। तो इस वजह से ये एक मुख्य विषय और शीर्षक के रूप में हो सकता है।